पहले तो हम बुक का जो नाम है कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, तो आज हम उस पर बात करेंगे पहले कि ये बुक का टाइटल जो है इसका क्या मतलब है, कॉन्टेम्प्ररी का क्या मतलब है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्यों इसका नाम वर्ल्ड पॉलिटिक्स दिया गया है, ठीक है, इसका नाम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि ट्रेडिशनली जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस की जो बुक्स आती रही हैं उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखा होता था, लेकिन आपकी जो बुक है उसको स्पेशली ये टाइटल दिया गया है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इस पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो पहला जो जो इसमें जो पहला पार्ट है दैट इज दिस कंटेम्पररी जो है, ठीक है, ये कंटेम्पररी क्या होता है। तो कंटेम्पररी का मतलब है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो आज का दौर है, जिस तरह से हम जो है हम एक दूसरे के कंटेम्पररी हैं। कंटेम्पररी मींस हम एक ही टाइम में रह रहे हैं, तो हमारा जो दौर है इसको हम कहेंगे कि ये कंटेम्पररी दौर है, ठीक है, आज का दौर, इसको हम कहते हैं कंटेम्पररी, ठीक, कंसर्न्ड विद द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यहाँ पे जब हम पॉलिटिक्स की बात करें तो हम कह रहे हैं कि आज के दौर की जो सियासत है उसको हम कहते हैं कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो 21st सेंचुरी है उसकी हम बात करेंगे, ठीक। लेकिन जब आप चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं दैट इज कोल्ड वॉर एरा की जब बात करते हैं, वो 21st सेंचुरी की बात नहीं हो रही है, वो हो रही है बात 20th सेंचुरी की, ठीक। अगरचे हम बात कर रहे हैं कि हम कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन चैप्टर की जो बुक की शुरुआत होती है वो कोल्ड वॉर एरा की बात होती है उसमें, दैट मीन्स वहां पे 20th सेंचुरी की बात हो रही है। लेकिन ये जो 20th सेंचुरी की बात हो रही है, 20वीं सदी की बात हो रही है, दैट मीन्स 20वीं सदी का मतलब है कि 1900 समथिंग, जो 19 जो 1901 से लेके 2000 तक जो दौर आता है उसको हम कहते हैं 20वीं सदी। तो 20वीं सदी की बात यहाँ पे कोल्ड वॉर एरा जो है उसकी इसलिए बात हो रही है क्योंकि आज के दौर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ता है। अगर हम किसी भी चीज को जो है एनालाइज करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पता करते हैं। जैसे हमें किसी इंसान के बारे में मालूम करना हो तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पता करते हैं कि ये कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है, ठीक है। उससे हम फिर थोड़ा पूरा जो है उसका जो है उसके बारे में मालूम करते हैं। इसी तरह से आज के दौर की जो सियासत है, टुडेज पॉलिटिक्स जो है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है, उसके बारे में अगर हमें ज्यादा सही तरीके से जानना है तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है कि इस वक्त जो हालात हैं वो क्यों है, इससे पहले क्या ऐसे हालात रहे हैं कि आज के दौर के हालात इस तरह से हैं, क्योंकि हर एक चीज का एक पास्ट होता है। तो थोड़ा सा पास्ट जानने के लिए, इस 21st जनवरी की पॉलिटिक्स को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है। इसी वजह से आपकी जो बुक है इसका जो पहला चैप्टर है दैट इज कोल्ड वॉर, पहला और सेकंड चैप्टर जो है वो कोल्ड वॉर के हवाले से, दैट मीन्स वो 20th सेंचुरी के हवाले से, वो कॉन्टेम्परेरी नहीं है, उसको हम कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिक्स नहीं कह सकते हैं, वो कॉन्टेम्परेरी से पहले का है। लेकिन हम सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि प्रेजेंट का जो बैकग्राउंड जाना चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए हम कोल्ड वॉर की यहाँ पे बात करते हैं। बाकी जो चैप्टर्स आएंगे वो आज के दौर की सियासत से उनका वास्ता होगा। तो ये तो है कि कॉन्टेम्परेरी का क्या मतलब है। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो आगे आपका ये आएगा दैट इज वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। कंटेम्प्रेरी तो हमने पता देख लिया कि कंटेम्प्रेरी क्या होता है, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का मतलब क्या हो, ठीक है। जैसे इस बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। अगरचे इसमें होना चाहिए था जैसे अक्सर ऐसा होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल के बजाय वर्ल्ड का इस्तेमाल इसलिए किया गया है। देखिए, पहले अगर हम कोल्ड वॉर एरा की बात करेंगे, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या कोल्ड वॉर, दैट मींस 2000 से पहले का जो दौर है, उसमें अगर हम देखेंगे कि वर्ल्ड स्टेज, अगर हम सियासत की जो है जानना चाहते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो वहां पे जो मेन एक्टर है इस स्टेज पे, पॉलिटिकल स्टेज, वर्ल्ड पॉलिटिकल जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टेज है, वहां पे जो मेन एक्टर्स हैं वो मुल्क हैं। एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ क्या ताल्लुकात है, ठीक है, दैट मींस रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, वहां पे अक्सर हम यही बात करते थे कि रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इसी से हमें पता चलता था कि दुनिया की सियासत क्या है, ठीक है। वहां पे मतलब यह वहां पे जो इंपॉर्टेंस जो थी वो थी कि एक मुल्क को दूसरे मुल्क के ताल्लुकात आपस में क्या है, रिलेशनशिप्स क्या है, उसकी ज्यादा अहमियत हुआ करती थी।
लेकिन अगर हम आज के दौर की सियासत की बात करेंगे, अगर हम जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त क्या है, इस वक्त की दुनिया की सियासत क्या है, उसके लिए हम सिर्फ इतना नहीं जान सकते हैं कि अगर हम सिर्फ ये जानेंगे कि एक मुल्क और दूसरे मुल्क के ताल्लुकात कैसे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के ताल्लुकात कैसे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं, या यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के ताल्लुकात कैसे हैं, सिर्फ एक मुल्क और दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट्स के आपस में क्या लिंक्स हैं, उससे हमें पूरा नक्शा जो इस वक्त आज की दुनिया की सियासत का जो नक्शा है, उसको हम सही से नहीं समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो हम नहीं समझ सकते हैं अगर हम सिर्फ एक मुल्क और दूसरे मुल्क के ताल्लुकात पे ही फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो आजकल की जो सियासत है उसमें एक तो गवर्नमेंट्स हैं, दैट मीन नेशंस, मुल्क हैं, एक तो ये एक्टर्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे नए एक्टर्स अब इस पॉलिटिकल स्टेज पे सामने आ रहे हैं, जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। एक होता है स्टेट एक्टर्स, मीन्स कि मुल्क, गवर्नमेंट्स जो होती हैं, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट है, श्रीलंका की गवर्नमेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं स्टेट एक्टर्स, या जिसको हम कहते हैं स्टेट एक्टर्स। लेकिन उसके अलावा इस वक्त नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, जैसे ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, शेल एक कंपनी है, कोका कोला एक कंपनी है, पेप्सी एक कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन, इसी तरह से बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, डेल कंपनी है, एचपी एक कंपनी है, आपने जो लैपटॉप्स वगैरह होते हैं हमारे, या जो है आईफोन वगैरह जो है, ये आपकी एप्पल एप्पल जो कंपनी है, ये ऐसी कंपनीज हैं जिनके ऑफिसेज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और ये कंपनीज इस वक्त दुनिया की जो सियासत है उस पर भी इनका जो है अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे किसी मुल्क में क्या करते हैं कंपनीज, अपनी पॉलिसीज या ऐसा करते हैं कि कुछ जैसे आपने देखा होगा कोविड में बहुत सारी कंपनीज ने अपने जो मुलाजमीन हैं उनको निकाल दिया। उससे ये हुआ कि जिस मुल्क में उन्होंने अपने मुलाजमीन को निकाल दिया, उस मुल्क की अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई तो उस मुल्क की जो गवर्नमेंट है उस पर प्रेशर आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो इसका मतलब है कि उस कंपनी ने भी उस मुल्क की पॉलिटिक्स में अपना रोल अदा किया। ठीक है, तो इस तरह से इस वक्त सिर्फ स्टेट एक्टर्स ही नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं। जैसे मैंने कहा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इसी तरह से बहुत सारी एनजीओज हैं, जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन इस वक्त एक बहुत बड़ा बर्निंग टॉपिक है। ठीक है, तो इस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जिनका काम यह है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। तो वो मुख्तलिफ मुल्कों में प्रोटेस्ट करते हैं, जिससे कि वो उन मुल्कों की के जो लीडर्स हैं उन पे उनको प्रेशराइज करना चाहते हैं, ताकि वो एनवायरमेंट के हवाले से सेंसिटिव हो जाएं और वो कोई कंक्रीट स्टेप्स उठाएं, जिससे कि जो है एनवायरमेंट जो है माहौलियाती आलूदगी को रोका जा सके। इसका मतलब वो भी एक अपना रोल अदा करते हैं, एनजीओ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूंगा ग्रीन पीस। इसी तरह से एक और एनजीओ है, जैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से बहुत सारी तंजीमें दुनिया में काम करती हैं, जो फिर ह्यूमन अपना लिस्ट एक दे देते हैं, साला मतलब ईयरली एनुअल लिस्ट उनका होता है, जिसमें वो जो है रेट करते हैं एक मुल्क को ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के हवाले से, किस मुल्क में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कम होती है। उससे भी उस मुल्क की इमेज जो है वो या तो अच्छी हो जाती है, अगर उसका उस लिस्ट में उसका नाम सही है, मतलब ऊपर होगा, अगर नीचे होगा तो उस मुल्क की जो इमेज है वो पूरे वर्ल्ड में खराब हो जाती है। इसका मतलब है कि जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसी तरह से ह्यूमन राइट्स वॉच है, ये बहुत सारी जो एजेंसीज हैं जो इस वक्त दुनिया की सियासत में अपना। चलिए, इसी तरह से एक और जो आप समझना चाहेंगे कि नॉन स्टेट एक्टर्स वो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अलकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन है, आईसिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आपने देखा होगा इराक वगैरह में। इसी तरह से अलकायदा का आपको पता है, जब हम आगे पढ़ेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो 9/11 वगैरह पढ़ेंगे उसमें अलकायदा की बात होगी, उसमें हम देखेंगे कि अलकायदा की एक्टिविटीज से पूरी दुनिया की जो सियासत है वो किस तरह से बदल गई। तो इसका मतलब है कि आज के दौर में अगर हम आजकल की जो सियासत है, वर्ल्ड व्यू जो है, स्नैरियो, अगर हम उसको समझना चाहते हैं, तो उसमें हम सिर्फ एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी या एक मुल्क को दूसरे मुल्क के ताल्लुकात पे ही अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो हमें पूरी सियासत का नक्शा हम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि इस वक्त स्टेट एक्टर्स के अलावा कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं जो दुनिया की सियासत में जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं, दुनिया की सियासत को चेंज करते आ रहे हैं। ठीक है, इस वजह से उन नॉन स्टेट एक्टर्स के रोल को भी अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी जो बुक है इसको इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरनेशनल का मतलब होता है कि बिटवीन द नेशंस, ठीक है, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वर्ड के बजाय, इस टाइटल के बजाय इसको नाम रखा गया है
वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, इसको नाम रखा गया है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसी वजह से हमने इंटरनेशनल के बजाय इस स्कोप को बढ़ाने के लिए, पूरी इस नक्शे को समझने के लिए, पूरी इस वर्ल्ड व्यू को समझने के लिए, पॉलिटिक्स को समझने के लिए और नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल इंक्लूड करने के लिए इसका नाम हमने इंटरनेशनल के बजाय वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इसके आगे अब चलेंगे हम कि पॉलिटिक्स, ये हमने देखा यहाँ पे कि स्टेट एक्टर्स, जो यहाँ पे लिखा है, टू स्टडी द रोल स्टेट एक्टर्स एज वेल एज non-state actors so as to get a better understanding of contemporary politics. The book has been titled World Politics instead of International Politics. ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद एक और चीज वो है कि पॉलिटिक्स, देखिए क्लास 11th में जब हम पॉलिटिक्स की डेफिनेशन पढ़ते थे तो हमने वहां पे वो हैरोल्ड लास की या हैरोल्ड लासवेल की हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, और इसी तरह से स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट वगैरह वो हम पढ़ते थे। लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ग्लोबल लेवल पे जब हम पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं तो वहां पे थोड़ी सी डेफिनेशन बदल जाती है। देखिए एट द ग्लोबल लेवल वी डिफाइन पॉलिटिक्स एज द स्टडी ऑफ पावर, ठीक है, क्योंकि जब हम ग्लोबल लेवल पे पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे असल में हम यही देखते हैं कि एक मुल्क कितना पावरफुल है और उसकी जो आपस में जो पावर रिलेशनशिप्स होती है, एक मुल्क और दूसरे मुल्क के दरमियान जो पावर रिलेशनशिप्स होती है, फॉरेन पॉलिसी जो रिलेशंस होती है, ठीक है, वहां पे अक्सर ये देखा जाता है कि कौन सा मुल्क कितना पावरफुल है, ठीक है, यही होता है इसमें पावर रिलेशनशिप, ये असल में पावर रिलेशनशिप्स होती है। इसी वजह से ग्लोबल लेवल पे जब हम डिफाइन करते हैं पॉलिटिक्स को तो हम कहते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ पावर। अब ये मतलब है कि पावर किसको कहेंगे, कि पावर से यहाँ पे क्या मतलब है। देखिए पावर का मतलब होता है, पावर मीन्स द एबिलिटी ऑफ ए पॉलिटिकल एक्टर। पॉलिटिकल एक्टर यहाँ पे जैसे कोई मुल्क है या कोई नॉन स्टेट एक्टर, जैसे हमने पहले पढ़ा कि कोई स्टेट एक्टर है या कोई नॉन स्टेट एक्टर है, कोई मुल्क है या कोई नॉन स्टेट एनजीओ है या कोई, इसको हम कहेंगे पॉलिटिकल एक्टर, ठीक है। उसकी एबिलिटी, एक पॉलिटिकल एक्टर की एबिलिटी टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस ओवर अदर पॉलिटिकल एक्टर्स, वो किस तरह से अपना इन्फ्लुएंस डालता है बाकी पॉलिटिकल एक्टर्स पे, और उस इन्फ्लुएंस से क्या, इन्फ्लुएंस किस तरह से का है, वो इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पे क्या है, दिस इन्फ्लुएंस कैन बी कोर्सिव, कोर्स होता है कि प्रेशर डालना है। जिस तरह से आप देखते हो कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स बहुत सारे मुल्कों पे प्रेशर डालता है मुख्तलिफ तरीकों से, ठीक है, कि उनसे जो है अपनी बात मनवाने के लिए वो प्रेशर डालता है, वो थ्रेट देता है कि मैं फोर्स इस्तेमाल करूंगा, मैं आप पे अटैक करूंगा, ठीक है। कभी कभी अट्रैक्टिव मींस रिलेशन उसके साथ अच्छी करता है, उसको अट्रैक्ट करता है, उसको कुछ मुराद देता है, उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि वो उसकी तरफ माइल हो जाए। या कोऑपरेटिव, बहुत सारे मामला में वो कोऑपरेट करता है उनके साथ, ठीक है, कोई एक पॉलिटिकल एक्टर दूसरे पॉलिटिकल एक्टर के साथ कोऑपरेट करता है। किस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मुल्क को टेररिज्म का जो है वो थ्रेट है तो दूसरा मुल्क उसके साथ कोऑपरेट करता है ताकि उसके साथ उसकी रिलेशंस अच्छी हो जाए, वो उसको इन्फ्लुएंस कर सके। तो कोऑपरेटिव भी हो सकता है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आप compete करते हो किसी दूसरे मुल्क के साथ, तो ये इन्फ्लुएंस जो है, दिस इन्फ्लुएंस कैन बी कोercive मींस प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती है, अट्रैक्टिव, कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो ये पावर क्या होता है, मतलब आप, पावर मींस द एबिलिटी ऑफ ए पॉलिटिकल एक्टर टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस किस तरह का, कोercive इन्फ्लुएंस या अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस या कोऑपरेटिव इन्फ्लुएंस या कॉम्पिटिटिव इन्फ्लुएंस ओवर अदर पॉलिटिकल एक्टर, ठीक है। तो अच्छा, ये मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लुएंस किस तरह से होता है, जैसे मैं अभी कहा, इन्फ्लुएंस किस तरह, इसका किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, थ्रेट देते हैं या कभी कभी फोर्स का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान पे 2000 जो 9/11 हुआ था उसके बाद अफगानिस्तान पे फोर्स का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। या इराक में 2003 में अमेरिका ने उस पर हमला किया था, फोर्स इस्तेमाल किया था। कभी कभी ऐसा होता है कि इकोनॉमिक इंट्रैक्शन या प्रेशर होता है, दैट मीन्स कभी कभी किसी मुल्क पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लागू की जाती है। सैंक्शंस का मतलब होता है कि पाबंदी लागू की जाती है, ठीक है। तो वो प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है या डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है या कभी कभी कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज, एक दूसरे के मुल्क में कल्चरल एक्टिविटीज की जाती है। तो इन्फ्लुएंस मुख्तलिफ तरीके से किया जा सकता है, उसकी जो मैकेनिज्म है, प्रोसीजर मुख्तलिफ तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा, ये एक और चीज, पावर का क्या मतलब है, पावर कहाँ से निकलता है, पावर डिराइव्स फ्रॉम स्ट्रेंथ एंड विल। जैसे मैंने अभी कहा, स्ट्रेंथ मींस कि उसकी एबिलिटी, वो उसकी स्ट्रेंथ है, और विल फिर उसका ये मतलब इसको हम कहेंगे कि मींस के वो कोशिश करना या बिल कह सकते हैं हम कि रिजॉल्व, किसी चीज को अमल में लाना, उसके लिए काबिलियत होना उसमें,
ठीक है। तो पावर में दोनों चीजें आती हैं, स्ट्रेंथ एंड विल। विल मीन्स कि उसमें ये विल हो कि वो उस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करे, ठीक है। स्ट्रेंथ किस तरह से होती है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जैसे स्ट्रेंथ का मतलब आपके पास मिलिट्री पावर है, वो आपका रिसोर्स है। अगर आप मिलिट्री स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आप मिलिट्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं और आप जो है अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। मिलिट्री रिसोर्स जो है वो आपकी कैपेबिलिटी है, आप इस कैपेबिलिटी को तब्दील करते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ के तरीके से उसको, आप उसको एक मजबूती, अपनी जो स्ट्रेंथ है, मुल्क की स्ट्रेंथ जो है वो, जैसे आपके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है तो दैट इज योर स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर उसके बाद आप में ये विल भी होनी चाहिए कि आप इस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइटल ऑफ द बुक, ठीक है, कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसके बाद हम आएंगे किस पे, जो आपका चैप्टर 1 है, ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर 1, दैट इज कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कोल्ड वॉर पे, ठीक है। मैंने वैसे आपकी जो ग्रुप है उसमें मैंने ये कुछ लिंक्स डाल दी थी, ताकि मैं चाहता था कि आपको पहले वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड जो उसका एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। जो पहले पहले जी जिन्होंने जी। ग्रुप को ज्वाइन किया था, उनको मैंने कहा था कि वो उसको देख लें, लेकिन उसके बाद चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बाद में ग्रुप ज्वाइन किया, तो मैं उस लिंक को जो है फिर से कॉपी करके फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, आप फिर भी आज उसको देख लीजिएगा। क्योंकि कोल्ड वॉर से पहले का क्या दौर है, कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड, उससे एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि ये कोल्ड वॉर क्या होता है, ठीक है, या उससे पहले क्या दौर था। खैर, अब हम इस वक्त यहाँ पे बात करेंगे कोल्ड वॉर, ठीक है। तो कोल्ड वॉर, जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोल्ड वॉर इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं, जनरली जब हम कोल्ड वॉर की बात करेंगे तो कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि एक हॉस्टिलिटी, ठीक है, दुश्मनी जो होती है, हॉस्टिलिटी मीन्स दुश्मनी, ठीक है, एक सियासी दुश्मनी, एक स्टेट ऑफ, एक ऐसा जो है माहौल है, स्टेट ऑफ पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी बिटवीन कंट्रीज characterized by threats, propaganda and other measures short of open warfare, ठीक है। नॉर्मली जनरली हम कहते हैं कोल्ड वॉर किसको हम कहते हैं कि अगर दो मुल्कों के दरमियान दुश्मनी इस तरह की हो जिसमें वो एक दूसरे को थ्रेट करते हो, धमकी देते हो, या प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हो। प्रोपेगेंडा का यहाँ पे मतलब होता है नेगेटिव कैंपेन, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ एक नेगेटिव माहौल जो है वो डेवलप करना, एक कंट्री को बाकी मुल्कों में उसको मेलाइन करना, उसकी नफरत फैलाना, बाकी मुल्कों को उससे दूर करना, उसके बाद उसके खिलाफ जो है वो नेगेटिव कैंपेनिंग करना, ठीक है, उसके बारे में गलत गलत चीजें जो है वो फैलाना, उसको हम कहते हैं प्रोपेगेंडा, ठीक। एंड अदर मेजर्स, और उसके अलावा बाकी और मेजर्स भी इस्तेमाल करना। जब दो मुल्क इस तरह के जो है वो चीजें इस्तेमाल करते हैं, टूल्स इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन शॉर्ट ऑफ ओपन वॉरफेयर, जंग नहीं करते हैं, फुल फ्लेजेड वॉर जो होता है, एक दूसरे पे जंग का ऐलान करना, उससे उसके अलावा मींस जंग को छोड़ के बाकी सारे मेथड्स इस्तेमाल करना, जिससे कि मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए, ठीक है। तो उस स्टेट को, उस माहौल को हम कहते हैं कि इट्स द स्टेट ऑफ कोल्ड वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक। अब ये तो जनरल एक स्टेटमेंट था कि कोल्ड वॉर किसको कहते हैं, लेकिन जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जब हम बात करते हैं कोल्ड वॉर की, तो वहां पे इस कोल्ड वॉर जो है एरा जो है, इसको पर्टिकुलरली जब समझा जाता है तो वो ये समझा जाता है कि, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जब हम बात करते हैं कोल्ड वॉर की, तो इसको खास तौर पर जो एक हॉस्टिलिटी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो फॉर्मर यूएसएसआर, फॉर्मर मींस की जो इस वक्त मौजूद नहीं है, ठीक है, साबिका, जो पहले एक बहुत बड़ा एक मुल्क था जिसको हम कहते थे यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, कभी कभी इसको सोवियत यूनियन भी कहते थे। ये 15 मुल्कों का एक इत्तेहाद था, एक यूनियन था, ठीक है, इसमें 15 कंट्रीज मिलकर उन्होंने एक मुल्क बनाया था, बड़ा सा एक जिसको हम कहते हैं फेडरेशन जो है, या कन्फेडरेशन कहते हैं, जब बहुत सारे मुल्क मिलते हैं, ठीक है, एक फेडरल सेटअप यहाँ पे था जिसको हम कहते थे सोवियत यूनियन, ठीक है। और सोवियत यूनियन इतना बड़ा एरिया था कि पूरी दुनिया जो है, दैट मींस प्लेनेट जो अर्थ है, उसका 1/6 एरिया इस सोवियत यूनियन का, मतलब कंपोजिशन ऑफ सोवियत यूनियन वाज 1/6 ऑफ द होल प्लेनेट, इतनी जमीन इसने जो है वो, ये सोवियत यूनियन फैला हुआ था। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसआर के दरमियान जो इस तरह की हॉस्टिलिटी थी, दुश्मनी थी, जो हमने पहले कहा कि इसमें प्रोपेगेंडा एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था, एक दूसरे को थ्रेट किया जाता था, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के साथ जंग नहीं लड़ी जाती थी, ठीक है। तो ये दौर एक था
एक टेंशन थी दोनों मुल्कों के दरमियान, जो है इख्तलाफात थे दोनों मुल्कों के दरमियान। तो ये जो एक दुश्मनाना एक माहौल जो है डेवलप हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान, इसको कहा गया दिस सेकंड, और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दैट मींस 1945 के बाद, 45 में जो ये है वर्ल्ड वॉर जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया था। उसके बाद ये जो है जो दौर चला था, उस दौर को जिसमें कि दुनिया की स्टेज पे दो सुपर पावर्स वजूद में आए थे, दो पावरफुल कंट्रीज वजूद में आ गई थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन। तो इन दोनों के दरमियान एक स्टेट ऑफ टेंशन था, एक कंफ्लिक्ट दोनों में चल रहा था। दोनों एक दूसरे के जो है वो एक्टिविटीज पे शक करते थे, उनको ये लगता था कि वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वेपन्स बना रहे थे, ठीक है। तो उस दौर को कहा गया है कोल्ड वॉर, ठीक है। तो ये दौर था कि किस दौर को 1945 से लेके ये तकरीबन 1990, और फॉर्मली जो कोल्ड वॉर खत्म हो गया था वो 1991 में खत्म हो गया था, लेकिन प्रैक्टिकली 1990 में ही सोवियत यूनियन जो है वो बिखर गया था। तो इस वजह से जब एक पावर खत्म हो गया तो ये कोल्ड वॉर भी उसी के साथ खत्म हो गया था। तो जहां तक इस टर्म का, ये जो कोल्ड वॉर की टर्म है, ये टर्म कहाँ से आ गई, ठीक है। ये टर्म असल में एक यूनाइटेड स्टेट्स के एक जर्नलिस्ट थे, उनका नाम था एच बी स्वोप, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, एच बी स्वोप, ठीक है। उन्होंने ये कॉइन की है, दैट मीन्स लफ्ज जो है नाम दिया है कोल्ड वॉर। ये जो एक स्टेट ऑफ टेंशन था दो मुल्कों के दरमियान, इसको इस फिनोमिनन को उन्होंने नाम दे दिया कोल्ड वॉर। लेकिन उसने खुद ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, उसने ये वर्ड सजेस्ट किया था। एच बी स्वोप एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ये वर्ड सजेस्ट किया। एक यूनाइटेड स्टेट्स के एक लीडर थे जिनका नाम था बर्नार्ड बार्क ने अप्रैल 1947 में एक स्पीच दी थी। तो उसमें उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था ये कोल्ड वॉर, लेकिन ये उनको सजेस्ट ये नाम किया था जर्नलिस्ट ने, उन्होंने कहा था कि आप ये लफ्ज इस्तेमाल करें। तो कॉइन तो एच बी स्वोप ने ये टर्म कॉइन की थी, लेकिन यूज ये पहली बार की है बर्नार्ड बार्क, जो अमेरिकन एक स्टेट्समैन एक लीडर थे, उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया, ठीक है। लेकिन इस टर्म को अगर हम कहेंगे कि पॉपुलराइज या मशहूरियत जो है, उसको इसकी तशहीर हम कहेंगे कि वो किसने दी, वो एक अमेरिकन कॉलम निगार, मींस अखबार में जो कॉलम लिखते हैं कॉलमनिस्ट, उनका नाम था वॉल्टर लिपमैन। वॉल्टर लिपमैन ने इस टर्म को पॉपुलराइज किया, क्योंकि उन्होंने एक बुक ही लिखी इसी नाम पे, उस बुक का नाम था द कोल्ड वॉर, ठीक है। इससे ये लफ्ज मशहूर हो गया, और ये पर्टिकुलरली इस्तेमाल किया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जो नेगेटिव एक रिलेशनशिप, एक दूसरे के खिलाफ जो एक दुश्मनी का माहौल जो पैदा हो गया था, उस माहौल को नाम दिया गया कोल्ड वॉर, ठीक है। अच्छा, अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, तो एक जो है राइटर लिखते हैं, एक पॉलिटिकल जो हम कहेंगे साइंटिस्ट, उनका नाम है फ्लेमिंग। उन्होंने इस कोल्ड वॉर को कैसे डिफाइन किया, वो कहता है कि कोल्ड वॉर क्या है, अ वॉर दैट इज फॉट नॉट इन द बैटलफील्ड, जो जंग जो है मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती है, लेकिन फिर वरना उसके अगर वो नहीं लड़ी जाती है मैदान जंग में, तो फिर क्या होता है, इट इज फॉट इन द माइंड्स ऑफ मैन, ये लोगों के जहनों में लड़ी जाती है। दैट मींस यहाँ पे माइंड्स ऑफ द मैन का मतलब है कि जो दो मुल्कों के दरमियान लीडर्स हैं, वो असल में ये जंग लड़ते हैं एक दूसरे को कमतर दिखाने के लिए। वो मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को के खिलाफ जासूसी का इस्तेमाल करते हैं, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे को जो है वो दे ट्राई टू कंट्रोल द माइंड्स ऑफ अदर्स, ठीक है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो बहुत सारी कोशिशें करते हैं, सिवाय ये कि वो फुल फ्लैज जो है वॉर नहीं करते, एक दूसरे के खिलाफ ऐलान जंग नहीं करते। अच्छा, एक और चीज, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना पावरफुल था, सोवियत यूनियन इतना पावरफुल था, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने बाकी टैक्टिक्स इस्तेमाल की, उन्होंने दूसरे मुल्कों को इस्तेमाल किया एक दूसरे को कम करने के लिए, या एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, ठीक है, एक दूसरे को कमजोर करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जंग नहीं की। उसकी क्या वजह है, वो भी हम आगे जो है जब इस क्लास में जो है आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि असल में वजह क्या थी कि दोनों मुल्कों ने फुल फ्लेज्ड वॉर क्यों नहीं की, सीधे वो जंग उन्होंने एक दूसरे के साथ क्यों नहीं की, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, चलिए कॉजेस पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक। तो कॉज क्या था इस कोल्ड वॉर की, क्या कॉजेस थे।
पहला जो कॉज है वो हम आज पढ़ेंगे, उस पर हम आज बस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर आगे जाएंगे। देखिए, पहला जो कॉज है दैट इज आइडियोलॉजिकल डिवाइड। दैट मीन्स आइडियोलॉजिकल डिवाइड का मतलब है कि दोनों मुल्क मुख्तलिफ फिक्र रखते थे, मुख्तलिफ आइडियोलॉजी उनकी थी, मुख्तलिफ उनकी सोच थी जिंदगी के हवाले से। जैसे यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, द टू न्यू पावर्स दैट मीन्स यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, इमर्ज विद टू अपोजिंग आइडियोलॉजीज। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले दुनिया में जो बड़े बड़े पावर्स थे वो यूरोपियन पावर्स थे। जैसे यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जो था, आपने देखा होगा कि ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम जो था, उसकी कॉलोनीज पूरी दुनिया में फैली हुई थी। क्योंकि इसीलिए कहा जाता था कि द सन डज नॉट सेट इन ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर इतना ज्यादा फैला हुआ था कि उसमें कहते थे कि सूरज वहां पे नहीं ग्रूब होता, क्योंकि वो इतना फैला हुआ था कि कहीं ना कहीं यूरोपियन एम्पायर में कहीं ना कहीं दिन होता था, अगर कहीं पे रात होती थी लेकिन कहीं ना कहीं दिन भी होता था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये यूरोपियन पावर्स इतने ज्यादा कमजोर हो गए कि इनकी जो पावर है वो सुकड़ गई, वो खत्म हो गई, ठीक है। उनकी कॉलोनीज भी फिर छूटी। जैसे आपको मालूम है कि इंडिया भी एक कॉलोनी थी ब्रिटिश एम्पायर की, यूनाइटेड किंगडम की। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने यूरोपियन पावर्स, फ्रांस था, इसी तरह से जर्मनी है, इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम है, इनकी बहुत सारी कॉलोनीज पूरी दुनिया में फैली हुई थी। बहुत सारे मुल्कों पे इन्होंने कब्जा किया हुआ था, इन्होंने उनको अपना गुलाम बनाया हुआ था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये एक इतने ज्यादा मतलब इक्तसादी तौर पे, इकोनॉमिकली ये तबाह हो गए, और फिर इनका जो हम कह सकते हैं कि इनका जो है सूरज जो है वो गुरूब हो गया, ठीक है, इनकी पावर खत्म होगी। तो एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पावर वैक्यूम। जिस तरह से आपने साइंस पढ़ा होगा, वैक्यूम हम कहते हैं जहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर जो होता है वो एक वैक्यूम सिचुएशन होती है। इसी तरह से पावर वैक्यूम में क्रिएट हो गया। इस पावर वैक्यूम को, जो पहले यूरोपियन पावर्स पूरी दुनिया पे जो उनका दबदबा था, वो पावर खत्म हो गया, और उसको रिप्लेस करने के लिए अब यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान कश्मकश शुरू होगी। क्योंकि दोनों मुल्क जो है अपोजिट आइडियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजीज अपोजिट थी, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट, बरखिलाफ थी। वो कैसे? देखिए, यूनाइटेड यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन था, वो किस आइडियोलॉजी को जो है वो फैलाना चाहता था, उसको हम कहते हैं कम्युनिज्म, ठीक है। इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स जो था वो उसके बरखिलाफ कैपिटलिज्म, और ये जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता था। अब बात यह है कि ये कम्युनिज्म क्या चीज है और ये कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी क्या चीज है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि कम्युनिज्म किस चीज को कहते हैं, ठीक है। देखिए, कम्युनिज्म असल में एक फिलोसफर थे, वो एक इकोनॉमिस्ट भी थे और एक सोशियोलॉजिस्ट भी थे। उनका नाम था उसका नाम था कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स की जो एक मतलब उसकी जो हम कह सकते हैं फिक्र जो थी, वो सोच थी, उसका ये मानना था कि दुनिया जो है, दुनिया में जो हिस्ट्री है, पूरी दुनिया की जो हिस्ट्री है, वो असल में यह है कि वहां पे हमेशा दो ग्रुप्स के दरमियान एक कश्मकश रही है, दो क्लासेस के, दो तबकों के दरमियान हमेशा कश्मकश रही। क्या? कौन से तबके? एक वो जिसको हम अमीर कहते हैं, ठीक है, या उसने इस्तेमाल किया नाम हैव्स, मींस जिनके पास जो मालदार हैं, अमीर हैं, ठीक है। दूसरा वो हैव नॉट्स। वो कहता है कि पूरी दुनिया में जो हिस्ट्री, जो दुनिया की हिस्ट्री जो है, उसमें हमेशा कश्मकश दोनों इन दो क्लासेस के दरमियान रही है, ठीक है। तो उसका ये मानना है कि वो कहता है कि असल में जब वो इस्तेमाल करता है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि वो, कि पहले जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में होता था कि जो इंसान है वो वो साथ मिलके फिर जो है जाके वो हंट करते थे, हंटिंग करते थे, फिर शिकार मारते थे, वो शिकार करते थे और फिर सब मिल के खाते थे। उसका ये मानना है कि उस दौर में ये था कि कोई क्लासेस नहीं थे, सब लोग मिल के हंटिंग करते थे, मिल के खाते थे, ठीक है। उस दौर को उसने कहा है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। कहता है कि पुराने दौर का एक कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मीन्स यहाँ पे कम्यून, कम्यून का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। जिस तरह से लंगर होता है जहाँ पे सब एक मिल के खाते हैं, एक ही चीज तरह का खाना होता है, उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉमन, मीन्स कॉमन, जो कॉमन किचन जिसको हम कहते हैं। इसी तरह से उन्हें कहा कि कम्यून एक दौर था जिसमें कि सब लोग मिलके खाते थे। कोई ये नहीं था कि किसी कोई प्रॉपर्टी की बात नहीं कि ये मेरा है, ये तेरा, तुम्हारा है, ऐसा सिस्टम नहीं हुआ करता था। फिर उसने कहा कि फिर एक दौर आ गया कि जब मास्टर और स्लेव, एक मालिक बन गया, एक गुलाम बन गया, स्लेवरी जब आ गई।
उसमें उसने कहा कि उससे ये हुआ कि लोग जो है वो दो तबकों में बढ़ गए, एक मालिक है दूसरा गुलाम। इसी तरह से उसने कहा कि फिर जब इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हो गया तो उसमें ये हो गया कि लोग फिर एग्रीकल्चर में लग गए, तो उससे ये हो कि एक जमींदार बन गया, जागीरदार बन गया, दूसरा काश्तकार बन गया, जो जिसके पास जमीन नहीं थी वो उसकी जमीन पे काम करता था। उसने उसका कहा कि लैंडलॉर्ड सिस्टम, लैंडलॉर्ड एंड सर्फ्स। उसने कहा कि उस दौर में भी मतलब फिर भी दो तबके रहे, एक तो जागीरदार जिसके पास जमीनें थी, और दूसरा ये जिसके पास जमीन नहीं थी, पेजेंट्स जो थे वो उस जमीन पे काम करते थे। ठीक है, तो दो तबके थे, एक बैठ के खा रहा था, दूसरा उसकी जमीन में काम करके थोड़ा सा खाता था और बाकी उसकी मेहनत का फायदा जो है वो लैंडलॉर्ड लेता था। इसी तरह से उसने कहा कि फिर एक और दौर आ गया जिसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट दौर या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन जब आ गई तो इंडस्ट्रीज बन गई। लेकिन उसने कहा कि सिस्टम तो बदल गया, अब लैंडलॉर्ड सिस्टम खत्म हो गया, जागीर जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन जो इंडस्ट्रियल सिस्टम आ गया जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, उसमें भी ये जो दो तबके हैं, क्लासेस, उसमें कोई फर्क नहीं आया, सिर्फ नेम चेंज हो गया। पहले अगर मास्टर स्लेव था, उसके बाद था लैंडलॉर्ड एंड सर्फ, उसके बाद जब इंडस्ट्रियल सिस्टम आ गया तो उसमें आ गया कि एक कैपिटलिस्ट है या इंडस्ट्री ओनर जो है, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जहां से आप मतलब खाना, जैसे जमीन है, फैक्ट्री है, या इसी तरह से जो है वो कैपिटल है, पैसा है, वो किसी एक उसका एक मालिक है जिसको हम कहेंगे कि ओनर, ओनर ऑफ द फैक्ट्री है। उसी उसके दूसरा तबका वो है जो उस फैक्ट्री में काम करता है, वर्कर्स। और उसने कहा कि ये दो तबके हो गए। ठीक, उसमें भी क्या है, जो फैक्ट्री ओनर है, जो मालिक है उसका, जिसको हम कैपिटलिस्ट कह सकते हैं, या जिसको उसने नाम दिया था जर्मन लैंग्वेज में बूर्जवा। ठीक है, उसने कहा बूर्जवा और प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट वो कहता था जो मजदूर वहां पे काम करते हैं। उसने कहा कि ये जो अमीर आदमी है, ये जो फैक्ट्री ओनर है, ये आराम से बैठा हुआ है, और जो गरीब लोग उसके यहाँ पे काम करते हैं, वो उसकी उनकी जो मेहनत पे वो प्रॉफिट कमा रहा है, उनको थोड़ा बहुत देता है, उनकी कंडीशन जो इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर नहीं होती है, और ये इसके पैसे ये दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। ठीक है, तो उसका ये मानना है कि कार्ल मार्क्स ये कहता है कि एक दौर आएगा जब ये जो वर्कर्स हैं ये जाग जाएंगे, और ये क्या करेंगे, ये ये इनकलाब लाएंगे। उसने कहा कि एक रेवोल्यूशन आएगी, इनकलाब आएगा, जिससे कि इस फैक्ट्री पे कब्जा करेंगे। इसी तरह से उसने कहा कि जो ये गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट्स जो होते हैं, ये असल में अमीरों के हाथ में चाबुक होते हैं, या अमीरों के ये टूल हैं, जिससे कि वो इन गरीबों को हमेशा अपने गुलाम बना के रखते हैं, इनको कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, तो वो उसका ये मानना है कि एक दौर आएगा, ये जो गरीब लोग हैं, क्योंकि इनकी तादाद दुनिया में ज्यादा होती है, ये वर्कर्स जो है ये जाग जाएंगे और ये समझ जाएंगे कि इनके साथ क्या हो रहा है, इस्तेसाल हो रहा है। और ये जब जाग जाएंगे तो क्या करेंगे, ये पूरा गवर्नमेंट पे कंट्रोल करेंगे, ये फैक्ट्रीज पे कंट्रोल करेंगे, पूरे उसके अपने कंट्रोल में ले जाएंगे, ले लेंगे। ठीक है, और फिर ये एक दौर क्या करेंगे, हुकूमत नॉर्मली होती है अमीरों के हाथ में, तो ये उस वक्त ऐसा दौर आएगा कि ये सारी हुकूमत इन गरीबों के हाथ में आएगी। उस दौर को उसने कहा है सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म का मतलब है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो वर्कर्स के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, और काफी देर तक वर्कर्स का ही कंट्रोल रहेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होगा, ये जो है ये क्लास सिस्टम जो है वो अमीर और गरीब, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा, सब लोग बराबर हो जाएंगे। सब लोग जो है, उसमें एक प्रिंसिपल उन्होंने कहा कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। एक प्रिंसिपल इसमें है सोशलिज्म में, कि सबसे काम लिया जाएगा, ये नहीं कि वो आराम से बैठेंगे, नहीं, सबसे काम लिया जाएगा, जिसमें जितनी एबिलिटी होगी, ठीक है, जितनी स्ट्रेंथ होगी उसके हिसाब से उससे काम लिया जाएगा, और फिर उसको उसी हिसाब से जो है वो पैसा भी दिया जाएगा, उसको इस हिसाब से उजरत भी मिलेगी। ठीक है, उसने कहा कि ये सारे मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन जो है, लैंड है, फैक्ट्रीज है, और भी कोई सोर्स है जो इकोनॉमी का है, वो सारे उस गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएंगे और सब उसमें काम करेंगे। ठीक है, उस स्टेज को हम कहते हैं सोशलिज्म। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होगा कि जब इस स्टेट की, जब गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो क्लास सिस्टम है, दो तबके वो खत्म हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे। तब वो उसका मानना है कि तब जिस तरह से पहले दौर में, प्रिमिटिव दौर में, सब लोग मिल के वो जो शिकार करते थे, सब लोग मिल के सब लोग मिल के खाते थे, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई अमीर गरीब उस वक्त नहीं था। तो उसका ये मानना है कि एक दौर फिर इसी तरह से आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा कि क्लासलेस सोसाइटी, सोसाइटी ऐसी बनेगी जिसमें कोई तबका नहीं होगा, सब बराबर हो जाएंगे। फिर उस वक्त किसी स्टेट की जरूरत नहीं होगी, वो एक क्लासलेस सोसाइटी होगी, वो एक स्टेटलेस सोसाइटी होगी, उसमें सब बराबर होंगे। ठीक है,
और उसमें क्या होगा कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक फराहम किया जाएगा। तो उस सिस्टम को, उस स्टेट को उसने कहा, उस स्टेज को उसने कहा है, उस सोसाइटी को उसने कहा कि उसको हम कहेंगे कम्युनिज्म। ये एक आइडियोलॉजी है उसकी, उस सोसाइटी को हम कहते हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी। यही कॉमन से निकला है, क्योंकि सब बराबर हो जाएंगे तो कॉमन हो जाएंगे, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी उसमें नहीं होगी, ठीक है। उसको उसने कहा है कम्युनिज्म। दिस इज द यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी वो यही थी कि कोई जो कैपिटलिज्म है वो उसके बरक्स है। कैपिटलिज्म ये है कि जिस तरह से आप यहाँ पे देखते हैं कि प्राइवेट ओनर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी है, अडानी है, इसी तरह से बिरला है, टाटा है, बड़े बड़े ग्रुप बिजनेसमैन है, प्राइवेट ओनर्स हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। तो कैपिटलिज्म ये है कि जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बरक्स कम्युनिज्म ये है कि कोई प्राइवेट मीन्स नहीं है, ठीक है। सारी जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, वो लोगों का है, सबका है, वो किसी एक का नहीं, किसी प्राइवेट ओनर का नहीं है, ठीक है। तो ये अपोजिट आइडियोलॉजीज थी। एक तरफ कैपिटलिज्म था जहां पे प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइवेट, वहां पे कंपीटिटिव मार्केट है, एक कंपनी दूसरे के साथ कंपीट करती है। फ्री मार्केट है, वहां पे रेट्स किस तरह से डिसाइड होते हैं, डिमांड और सप्लाई की बुनियाद पे। ये जैसे यहाँ पे हमने बात की है, ये आप देखेंगे कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, in which means of production and distribution are owned and run for profit by individuals and not by the state. This is capitalism. Prices are determined by supply and demand. जिस तरह से डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइसेस घट जाएंगी। मार्केट इज रन बाय कंपटीशन, वहां पे कंपटीशन है मुख्तलिफ कंपनीज के द्वारा। उसके बरक्स जो कम्युनिज्म है, इट्स अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी whose goal is the establishment of a this socio-economic system based on the idea of common ownership of means of production, absence of social classes, and a state such as and a state. Such a classless and stateless society is called a communist society. इसको हम communist society कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फिर सोशलिज्म को जो डिफाइन किया है, सोशलिज्म इज द ट्रांजिशन स्टेज, ये एक बीच का एक स्टेज है ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। फाइनल स्टेज तो कम्युनिज्म है, लेकिन बीच का एक स्टेज है जिसको हम सोशलिज्म कहते हैं। यहाँ पे क्या है, इट्स रेफर्स टू द प्रिंसिपल वेयर ऑल मींस ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर पब्लिक कंट्रोल, दैट मींस स्टेट के कंट्रोल, एंड द गवर्नमेंट इज रन बाय द वर्कर्स, ठीक। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज सोशलिज्म। तो दोनों जो मुल्क थे वो मुख्तलिफ आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे। एक सोवियत यूनियन जो है वो कम्युनिज्म सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहा था, और जो यूनाइटेड स्टेट्स था वो कैपिटलिज्म और जो है लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था। लिबरल डेमोक्रेसी क्या होता है वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में उस पर बात करेंगे, ठीक है।